नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल यस फॉर स्टडी में। आज हम सब फिर एक नए वीडियो के साथ क्लास की शुरुआत करते हैं। आज की आपकी क्लास आपके आने वाले सीटेट एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जैसा कि आप सब जानते हैं, सीटेट एग्ज़ाम में कोई स्टडी मटेरियल सबसे इम्पॉर्टेंट है तो वो होता है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो हम सब आप सबके लिए डेली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करा रहे हैं। आपको इस प्ले लिस्ट में 2011 से लेकर जनवरी 2024 तक जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हुए हैं, सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डेली सॉल्व कराए जा रहे हैं। आपको जिस भी सन का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखना हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके आप उस सन का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देख सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं। इस प्ले लिस्ट को आप जरूर सेव कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करिए। आपको इस प्ले लिस्ट में सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे। आज जो पेपर हमसे सॉल्व करेंगे वह पेपर आपका 20 अगस्त 2023 में जो आपका सीटेट का एग्ज़ाम हुआ था, इसी दिन ये पेपर पूछा गया था। इसी पेपर को हम सब सॉल्व करेंगे। आज पेपर 2 है। पेपर 1 में जितने भी सब्जेक्ट हैं उसकी वीडियो अपलोड की जा चुकी हैं। आज हम सब पेपर 2 के अंतर्गत जो आपके CDP के 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसी क्वेश्चन को हम सब सॉल्व करेंगे। हम सब आगे बढ़ने से पहले आपको एक चीज़ और बता देते हैं, क्योंकि जो आपका सीटेट का एग्ज़ाम है वह लैंग्वेज के बेस पे होता है। कहने का तात्पर्य है, इसमें जो क्वेश्चन दिए रहते हैं ऐसे घुमा फिरा के दिए रहते हैं कि हमको क्वेश्चन पढ़ के कन्फ्यूज हो जाते हैं बच्चे कि इसमें पूछना क्या चाह रहा है। इसलिए क्वेश्चन को सिर्फ आप रटने का प्रयास न करिएगा। क्वेश्चन जो दिए रहे उसका ऑप्शन और उसकी लैंग्वेज को समझने का प्रयास करिएगा। इसमें जो ऑप्शन दिए रहते हैं, 4 ऑप्शन रहते हैं। 4 ऑप्शन आपको लगेगा 4 के चारों सही हो सकते हैं, लेकिन आपको उस ऑप्शन की तरफ जाना है जो सबसे ज़्यादा सही हो सकता है। इसलिए आप क्वेश्चन की लैंग्वेज को पकड़ने का प्रयास करिए, कैसे घुमा फिरा के पूछा जा रहा है और जो ऑप्शन है उस ऑप्शन में कौन सबसे ज़्यादा सही है उस पर टिक करिएगा। और एक चीज़ और आप ध्यान दीजिएगा, जो आपका सीटेट एग्ज़ाम है प्राइमरी लेवल जूनियर लेवल का होता है, तो मतलब 6 से 8 और 1 से 5 तक होता है। तो इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको हर समय केंद्र में किसको रखना है? बालक को रखना है। बालक के विरोध में जो भी बातें कही जाएंगी वह बातें गलत होंगी। बालक के फेवर में जो बातें कही जाएंगी वही आपका राइट आंसर होगा। आप इतना जानते रहिए कि इसमें शिक्षक गलत हो सकता है, स्कूल गलत हो सकता है, पढ़ाने का तरीका गलत हो सकता है, जो पढ़ाने का इंस्ट्रूमेंट है वो गलत हो सकता है, लेकिन एक चीज़ कभी नहीं गलत होता, वह बालक। हर समय इस चीज़ को आपको ध्यान देना है। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करिए। आपको इस चैनल पे सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे, साथ में साथ सभी सब्जेक्ट की थ्योरी क्लासें भी आपको मिल जाएंगी, साथ में साथ नए क्वेश्चन पेपर जो हैं वो भी डेली सॉल्व कराए जा रहे हैं। आइए चलिए हम सब आगे बढ़ते हैं और क्लास की शुरुआत करते हैं। यहाँ से दोस्तों बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के क्वेश्चन शुरू होते हैं। टोटल इसमें 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 15 क्वेश्चन आपके आते हैं शिक्षा शास्त्र और 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं बाल विकास से। तो हम सब पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों के समालोचनात्मक व रचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देता है? इसमें किसकी बात करें? समालोचनात्मक चिंतन और रचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देगा कौन सा ऑप्शन? पहला ऑप्शन है, पानी के बचाव के लिए सबसे अच्छा तरीका कौन सा हो सकता है और क्यों? क्या हम इस प्रकार से जब बच्चे से सवाल करेंगे, क्वेश्चन पूछेंगे, इस प्रकार से उसका समालोचनात्मक चिंतन और रचनात्मक चिंतन कर पाएगा? सेकंड ऑप्शन है, आपके शहर में पानी कहाँ से आता है? सेकंड है, आपके देश में कुल कितने राज्य और कितनी राजधानियाँ हैं? लास्ट है, आपके देश का नाम व मानचित्र पर इसकी भौगोलिक स्थिति क्या है? इसमें जो समालोचनात्मक की बात करें तो इसमें राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। जब हम बालक से इस प्रकार से क्वेश्चन पूछें कि पानी के बचाव के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या होगा और कौन सा हो सकता है, जब बालक किस प्रकार से सोचेगा, जैसे अब बालक को हमने दे दिया टास्क कि बच्चे बताइए कि पानी के बचाव के लिए हम सब क्या क्या करना चाहिए, तो बच्चा सोचेगा कि पानी के बचाव के लिए हमको यह करना चाहिए। ये सब कैसे चिंतन है? यह आपके समालोचनात्मक चिंतन के अंतर्गत आते हैं, रचनात्मक चिंतन के अंतर्गत आते हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। समालोचनात्मक चिंतन में प्रमाण की क्या भूमिका होती है? किसकी बात करें? जब बच्चा समालोचनात्मक चिंतन करता है तो उसमें जो प्रमाण है उसका क्या भूमिका होती है? पहला है, प्रमाण का तार्किक और सुनियोजित रूप से मूल्यांकन किया जाना चाहिए। सेकंड है, प्रमाण को बिना विश्लेषण के स्वीकार किया जाना चाहिए। थर्ड है, समालोचनात्मक चिंतन के लिए प्रमाण अप्रासंगिक होता है। लास्ट है, व्यक्तिगत राय के पक्ष में प्रमाण की उपेक्षा की जानी चाहिए। राइट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट ही सही होगा दोस्तों। प्रमाण का तार्किक और सुनियोजित रूप से मूल्यांकन किया जाना चाहिए।
ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। प्रमाण का मतलब यही होता है ना कि समालोचनात्मक चिंतन में जो प्रमाण होते हैं उसको हम तार्किक और सुनियोजित रूप से इसका मूल्यांकन हम सबको करना चाहिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। समावेशी शिक्षा में क्या शामिल है? समावेशी शिक्षा में क्या शामिल है? पहला ऑप्शन है सभी शिक्षार्थियों के लिए मानक पाठचर्या। सेकंड है विद्यार्थियों का उनकी योग्यता के आधार पर पृथकीकरण व वर्गीकरण करना। थर्ड है विशेष आवश्यकता वाले शिक्षार्थियों को केवल व्यावसायिक शिक्षा का प्रावधान। लास्ट है व्यक्तिगत अंतरों की पहचान की परिणाम स्वरूप पाठचर्या में लचीलापन। तो राइट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर, समावेशी शिक्षा में क्या शामिल है? तो समावेशी शिक्षा में फोर्थ ऑप्शन शामिल है व्यक्तिगत अंतरों की पहचान करें, परिणाम स्वरूप पाठचर्या में लचीलापन लाए। हम सबको पहले जो अंतर है उसको पहचान करना चाहिए और उसके परिणाम स्वरूप हमको पाठचर्या को कैसे करना चाहिए? लचीला बनाना चाहिए। ऑप्शन फोर्थ इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन जो है कथन कारक से संबंधित है। सबसे पहले हम सब कथन को पढ़ते हैं, थोड़ा क्वेश्चन और बड़ा कर देते हैं। बच्चों में संज्ञानात्मक विकास पर भाषा के प्रभाव पर जिन पियाजे और ले बैगोस्की के दृष्टिकोण में भिन्नता है। अब कारण जो दिया गया है, खोज अधिगम से शिक्षक अवसर प्रदान करता है और विद्यार्थी स्वयं जानकारी प्राप्त करने के लिए उन्मुख होते हैं। ऑप्शन जो इसमें दिए गए हैं, पहला ऑप्शन है ए सही है परंतु आर गलत है। सेकंड ऑप्शन है ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। थर्ड ऑप्शन है ए और आर दोनों गलत है। लास्ट ऑप्शन है ए और आर दोनों सही है तथा आर जो है ए की सही व्याख्या कर रहा है। तो राइट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन तो दोस्तों दोनों सही हैं, ए और आर दोनों ही सही हैं परंतु व्याख्या जो है वह सही नहीं हो रहा है। इसमें जो कह रहे थे पहले आपको बता देते हैं, बच्चे में संज्ञानात्मक विकास पर भाषा के प्रभाव पर जीन पियाजे ले बैगोस्की के दृष्टिकोण में भिन्नता है। हाँ दोस्तों भिन्नता है, और जो कारण है खोज अधिगम में शिक्षक अवसर प्रदान करता है और विद्यार्थी स्वयं जानकारी प्राप्त करने के लिए उन्मुख होते हैं। जब हम बच्चे को खोज विधि से पढ़ाने का प्रयास करते हैं तो बच्चा बहुत एक्टिव हो जाता है और कोई चीज़ भी खुद से खोज कर सीखने का प्रयास करता है। तो ऑप्शन तो दोनों सही हैं लेकिन व्याख्या सही नहीं कर रहे हैं, तो ऑप्शन इसमें सेकंड इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा समूह उन विशेषताओं का सही ढंग से उल्लेख करता है जो प्रतिभाशाली विद्यार्थियों और कक्षा में अन्य विद्यार्थियों के बीच आमतौर पर भिन्न होते हैं? पहला कुछ कथन दिए गए, कथन को हम पढ़ते हैं। समझ की अग्रवर्ती गहनता। सेकंड है सीखने की तेज गति। थर्ड है समझ के लिए दूसरे पर अधिक निर्भरता। लास्ट है शारीरिक विकास की तेज गति। इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं, पहला ऑप्शन है ए बी सी सही है, सेकंड ऑप्शन है बी सी सही है, थर्ड ऑप्शन है बी सी डी सही है, लास्ट ऑप्शन है ए और बी सही है। तो जो कि इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसमें फोर्थ सही है, ए और बी सही है। इसमें जो सही है उसको आपको हम बताते हैं। इसमें पहला ऑप्शन सही है समझ की अग्रवर्ती गहनता को दोस्तों और सीखने की तेज गति को भिन्नता होती है, तो ऑप्शन सेकंड इसमें फोर्थ सही था, ए और बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। श्रवणवादिता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? किसकी बात करें? श्रवणवादिता। अब श्रवणवादिता से जैसे मान लीजिए आपकी क्लास में कोई विद्यार्थी है जो श्रवणवादित है, मतलब सुनने में वह असमर्थ है। अब उसके लिए आप क्या कर सकते हैं? देखिए इसमें पूछा क्या है। पहला ऑप्शन है श्रवणवादिता बच्चे को प्रभावी ढंग से संवाद करने की क्षमता को प्रभावित कर सकती है। सेकंड है सभी श्रवणवादिता वाले बच्चे को संवाद के लिए सांकेतिक भाषा साइन लैंग्वेज का उपयोग करने की आवश्यकता है। थर्ड है बच्चों के पास तेज आवाज़ें करके बच्चे की सुनने की अक्षमता का विश्वसनीय तौर पर परीक्षण किया जाए। लास्ट है श्रवणवादिता हमेशा कान की किसी शारीरिक समस्या के कारण होती है। अब इसमें श्रवणवादिता की बात करें तो राइट आंसर इसमें जो हो जाएगा फर्स्ट ही होगा। श्रवणवादिता बच्चों के प्रभावी ढंग से संवाद करने की क्षमता को प्रभावित करती है। दोस्तों जो श्रवणवादिता होती है, अब देखिए इसमें तो एक चीज़ और हो सकती है, जिसे कह रहे हैं कि थर्ड ऑप्शन है तेज आवाज़ें। क्या जो बच्चे सुनने में असमर्थ हैं उनके कान के पास ले जाकर तेज आवाज़ें आप करेंगे तो उससे और बच्चे भी डिस्टर्ब होंगे, और लास्ट वाला भी गलत हो जाएगा, और सेकंड वाला भी। श्रवणवादिता वाले बच्चों को संवाद करने के लिए सांकेतिक भाषा का प्रयोग करें।
क्या सिर्फ आप उन्हें सांकेतिक भाषा से ही बताएंगे तभी वो सीख पाएंगे? नहीं दोस्तों, सिर्फ सांकेतिक भाषा से आप नहीं, आप उन्हें चित्र के माध्यम से भी तो बता सकते हैं कि चित्र दिखाकर सिखा सकते हैं, इसलिए सिर्फ सांकेतिक भाषा नहीं हो सकता। इसके बाद कह रहे हैं कि पहला जो ऑप्शन है वो एकदम राइट बैठ रहा है। श्रवणवादिता बच्चों के प्रभावी ढंग से संवाद करने की क्षमता को प्रभावित कर सकती है। जो श्रवणवादी बच्चे होते हैं जब उनसे संवाद करते हैं उसमें उस समस्या का समाधान उस समस्या को फेस करते हैं। तो ऑप्शन इसमें फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। समावेशन के संदर्भ में पाठचर्या सीखने की अपेक्षाएं खाली जगह में समान है जबकि फिर खाली जगह में भिन्न है। करें समावेशन के संदर्भ में पाठचर्या सीखने की अपेक्षाएं कैसी हैं? समान है, जबकि उसमें क्या भरा जाएगा कि वे भिन्न है। तो ऑप्शन है पहला संवर्धन या फिर गतिवर्धन, सेकंड है संशोधन समायोजन, थर्ड है गतिवर्धन संवर्धन, या फिर फोर्थ है समायोजन संशोधन। तो राइट आंसर इसमें फोर्थ हो जाएगा समायोजन। पहले में क्या भराएगा? समायोजन के संदर्भ में पाठचर्या सीखने की अपेक्षाएं समायोजन में समान है। किसमें समान है दोस्तों? समायोजन में समान है, जबकि संशोधन में भिन्न है। ऑप्शन इसमें फोर्थ इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ती हैं। संरचनावादी सिद्धांतकारों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं होगा? अब इसमें नहीं पूछा है, जो ऑप्शन आपका गलत होगा वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन है ज्ञान, हाँ एक मिनट दोस्तों, पहला ऑप्शन है ज्ञान व्यक्तिपरक, सेकंड है शिक्षार्थी अपने सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में ज्ञान की रचना करते हैं, थर्ड है प्रभावी अधिगम सुनिश्चित करने के लिए शिक्षार्थियों को बाहरी रूप से प्रेरित करने की आवश्यकता है, लास्ट है ज्ञान बहुलावादी और बहुविधि है। दोस्तों इसमें जो कि करेक्ट आंसर होगा, इसमें जो पूछ रहे हैं पहले आपको हम बताते हैं, इसमें नहीं पूछ रहे हैं, तो ऑप्शन जो आपका गलत होगा वही आपका राइट आंसर होगा। इसमें जो थर्ड ऑप्शन कह रहे हैं कि प्रभावी अधिगम सुनिश्चित करने के लिए शिक्षार्थियों को बाहरी रूप से प्रेरित करने की आवश्यकता होती है। क्या यह सही है कि हमको बालक को बाहरी रूप से प्रेरित करना चाहिए? आपको हम अभी क्लियर कर देते हैं। एक होता है बाहरी रूप से प्रेरित करना, एक होता है आंतरिक रूप से प्रेरित करना। दोनों में अगर आप अंतर जान रहे होंगे तब तो तुरंत आप समझ जाएंगे ऑप्शन ये गलत होगा। अगर नहीं जान रहे हैं तो फिर आप नहीं जान पाएंगे। तो आपको हम बता देते हैं दोनों में अंतर क्या होता है। दोनों में अंतर यह होता है कि बाहरी रूप से प्रेरित और आंतरिक रूप से प्रेरित, जब बच्चा कोई चीज़ बिना किसी के कहे ही करे तो वह होता है वह बच्चा खुद से प्रेरित है। जब बच्चा किसी की फोर्स वज करे तो वह होता है वाय प्रेरित। हम इसको आपको उदाहरण देते हैं, जैसे कोई बच्चा स्कूल जा रहा है, स्कूल नहीं जा रहा है, अब उसे जबरी बच्चा बेटा स्कूल जाओ, हम तुमको 5 रुपये देते हैं, अपने बच्चे को पैसा दिया, 5 रुपये पे आया, स्कूल चला गया। फिर कल आया बच्चा स्कूल नहीं जा रहा है, फिर आपने बोला बेटा स्कूल जाओ, 5 रुपये हम देते हैं, फिर वह स्कूल चला गया। यह कैसा प्रेरणा है दोस्तों? यह आपका बाहरी प्रेरक है। और आंतरिक प्रेरक की अगर हम सब बात करें तो जैसे किसी बच्चे, जैसे आप अपने ऊपर ले लीजिए, अभी मान लीजिए आप अकेले हैं या फिर और भी लोग हैं, आपका एग्ज़ाम लगा हुआ है, आपको तो कोई फोर्स नहीं किया ना कि नहीं आपको क्लासें करनी है, पढ़नी है। आपको आंतरिक प्रेरणा है कि आप रात में पढ़ रहे हैं, दिन में पढ़ रहे हैं, जब भी समय मिल रहा है आप अपने सीटेट की तैयारी कर रहे हैं। यह कैसे प्रेरक है दोस्तों? यह आपका आंतरिक प्रेरक है, बाह्य प्रेरक जो किसी के फोर्स वज किया जाए। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक अप्रेरणा का उदाहरण है? अब देखिए आप तुरंत बता सकते हैं कि आंतरिक प्रेरणा का मतलब क्या होता है। पहले हम ऑप्शन बताते हैं आपको। शिक्षक को प्रभावित करने के लिए परियोजनाओं का पूरा करना। किसके लिए करें? शिक्षक को प्रभावित करने के लिए हमको करना चाहिए। तो क्या यह सही है? नहीं दोस्तों। सेकंड ऑप्शन है व्यक्तिगत आनंद के लिए एक वाद्य यंत्र बजाना। अभी तो सही लग रहा है लेकिन ऑप्शन हम चारों देखते हैं। डांट से बचने के लिए पढ़ाई करना। फोर्थ है पुरस्कार राशि के लिए प्रतियोगिता में भाग लेना। अब देखिए इसमें तुरंत आप समझ जाएंगे कि आंतरिक प्रेरणा के अंतर्गत कौन आएगा। व्यक्तिगत, इसमें खुद की बात कर रहे हैं। व्यक्तिगत आनंद के लिए एक वाद्य यंत्र बजाना। जैसे आप मोबाइल लिए, मोबाइल में आप गाना सुन रहे हैं, तो दोस्तों यह आप किसी के थोड़ी दूसरे के लिए आप गाना बजाएं, आपको खुद सुनना है। आप अपने आनंद के लिए गाना को बजा रहे हैं। यह दोस्तों आपका आंतरिक प्रेरणा है। अगर कहीं जैसे शिक्षक को प्रभावित करने, पहला ऑप्शन में करें शिक्षक को प्रभावित करने के लिए, तो ये दोस्तों कैसी प्रेरक है? आप अपने लिए नहीं, अपने खुद को प्रभावित नहीं कर रहे हैं, आप टीचर को प्रभावित करने के लिए परियोजना को पूरा कर रहे हैं। तो आपसे यह भी बाहरी प्रेरक हो जाएगा। पुरस्कार राशि पाने के लिए आप खुद के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, आप पुरस्कार पाने के लिए
जो है प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं। और डांट से बचने के लिए यहाँ पर आप डांट ना खाएं, इससे बचने के लिए आप पढ़ाई कर रहे हैं। यह आपका कैसा प्रेरक है, यह भी आपका बाह्य प्रेरक हो जाएगा। तो आंतरिक प्रेरक इसमें सेकंड है, व्यक्तिगत आनंद के लिए वाद्य यंत्र बजाना। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है कथन कारक से संबंधित है। सबसे पहले हम सब कथन को पढ़ते हैं। शिक्षकों को विद्यार्थियों में विशेष जाति समूह के बारे में रूढ़वादिता को तोड़ने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। सेकंड है, शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य विद्यार्थियों को समालोचनात्मक आत्मचिंतन के लिए प्रोत्साहित करता है। अभी देखिए इसमें एक शब्द आया है, विद्यार्थियों में विशेष जाति समूह के बारे में रूढ़वादिता को तोड़ने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है? ऑप्शन हम पहले देखते हैं फिर आपको बताते हैं। पहला ऑप्शन है ए सही है परंतु आर गलत है। सेकंड है ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। सेकंड ऑप्शन है ए और आर दोनों गलत है। लास्ट है ए और आर दोनों सही हैं, आर जो है ए की सही व्याख्या भी है। तो राइट आंसर यही हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4 थी। इसमें दोनों ही ऑप्शन सही हैं कि जातियों के समूह को, जो विद्यार्थियों की विशेष जाति समूह के बारे में रूढ़वादिता को तोड़ने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। जाहिर सी बात है दोस्तों, जो रूढ़वादिता है इसको दूर करने के लिए हम सबको मेहनत करनी चाहिए। शिक्षक एक प्रमुख उद्देश्य विद्यार्थियों को समालोचनात्मक चिंतन के लिए प्रोत्साहित करता है, यह भी आपका राइट हो जाएगा। यहाँ पे रूढ़वादिता की बात कर रहे हैं, इसको आपको हम बता देते हैं थोड़ा सा। रूढ़वादिता का मतलब क्या होता है? जैसे होता है, आप काफ़ी बार एग्जाम में देखे होंगे लैंगिक रूढ़वादिता ना, जेंडर रूढ़वादिता। तो जेंडर रूढ़वादिता का मतलब यही होता है कि जैसे अभी कहा जाता है कि जो लड़कियां होती हैं वह मैथ में कमज़ोर होती हैं। क्या ऐसा कहीं प्रमाणित है कि लड़कियां मैथ में कमज़ोर होती हैं, या फिर ऐसा कि सिर्फ लड़कियां ही खाना बनाती हैं? ऐसा है सिर्फ लड़कियां ही खाना बनाती है? यह दोस्तों एक जेंडर रूढ़वादिता को बताता है। दोस्तों जब हम दोनों लोग, लड़के और लड़के समान काम करें, मिलकर कोई काम करते हैं, तभी जो जेंडर रूढ़वादिता होती है उसको दूर किया जाता है। इसी प्रकार से दोस्तों बहुत सारी रूढ़वादिताएं होती हैं। जैसे जातीय रूढ़वादिता की बात करें कि कोई क्लास में अदर कास्ट का बच्चा है, कोई क्लास में अदर कास्ट का बच्चा है, तो हमको इसको दूर करना चाहिए। क्लास में ऐसा ना लगे कि जो अदर कास्ट के बच्चे हैं उनके साथ भेदभाव हो रहा है। इसीलिए दोस्तों आपने नोटिस किया होगा, जो विद्यालय होते हैं वहाँ पर ड्रेस कोड चलता है। जितने भी बच्चे होते हैं सबके लिए एक ड्रेस कोड अलाउ होता है कि कोई बच्चा कैसा भी हो उसे एक ड्रेस कोड पहन के आना है। यह इसलिए किया जाता है ताकि बच्चे के अंदर हीनता की भावना ना आए। जैसे भी कोई बहुत गरीब घर के बच्चा है वो बहुत अच्छा नहीं पहनेगा कपड़ा, और कोई बहुत अमीर घर का है तो भाई टाई बेल्ट सूट पहन के आएगा। तो जो छोटा बच्चा है उससे बात करने में भी डरेगा कि वो बहुत बड़े घर का बच्चा है, तो वहाँ पे दोस्तों उसके अंदर हीनता की भावना आएगी। इसी को दूर करने के लिए ड्रेस को लगाया जाता है, ताकि चाहे छोट बच्चा हो चाहे बड़ा बच्चा हो, सब लोग कैसे ड्रेस पहनेंगे, एक ही कपड़ा पहनेंगे। तो आगे हम सब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। महारत, निपुणता, लक्ष्य और प्रदर्शन लक्ष्य में क्या अंतर है? एक होता है महारत निपुणता लक्ष्य में, और एक होता है प्रदर्शन लक्ष्य में। क्या अंतर है? पहला ऑप्शन है महारत लक्ष्य विफलताओं से बचने पर केंद्रित होते हैं, जबकि प्रदर्शन लक्ष्य दूसरों से अनुमोदन और मान्यता प्राप्त करने पर केंद्रित होते हैं। सेकंड है महारत लक्ष्य अपने कौशल और कार्य की समझ में सुधार करने पर केंद्रित होते हैं, जबकि प्रदर्शन लक्ष्य उच्च ग्रेड प्राप्त करने या बाहरी पुरस्कार प्राप्त करने पर केंद्रित होते हैं। अगला ऑप्शन है महारत लक्ष्य दूसरों से अनुमोदन प्राप्त करने पर केंद्रित होते हैं, जबकि प्रदर्शन लक्ष्य विफलता से बचने पर केंद्रित होते हैं। अगला है महारत लक्ष्य में दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए एक निश्चित स्तर के प्रदर्शन को प्राप्त करने पर केंद्रित किया जाता है, जबकि प्रदर्शन लक्ष्य खुद के कौशल और कार्य की समझ में सुधार करने पर केंद्रित किया जाता है। इसमें जो बात करें महारत की बात करें, जैसे कहते हैं ना कि हमको इस चीज़ में महारत हासिल है, और कहते हैं हमको प्रदर्शन करना है, हमको किसी खेल प्रतियोगिता में भाग लेना है, उसमें अपना प्रदर्शन दिखाना है। तो दोनों में क्या अंतर है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो महारत हासिल बात करें, जैसे हमारे अंदर क्या महारत है, हम किस चीज़ में निपुण हैं, इसकी बात करें। और प्रदर्शन मतलब होता है हम किसी पुरस्कार के लिए, किसी
बाह्य पुरस्कार के लिए हम उसमें प्रेरित हो रहे हैं। ये होता है प्रदर्शन लक्ष्य। प्रदर्शन जब तभी करते हैं, तो राइट आंसर इसका सेकंड हो जाएगा। महारत लक्ष्य में महारत लक्ष्य मतलब होता है अपने कौशल का विकास, कौशल को दिखाना। महारत लक्ष्य मतलब जिसमें हम निपुण हैं उसको दिखाना, कार्य की समझ में सुधार करने पर केंद्रित होता है। महारत लक्ष्य अपने कौशल और कार्य की समझ में सुधार करने पर केंद्रित होता है, जबकि प्रदर्शन जो होता है दोस्तों, प्रदर्शन लक्ष्य उच्च ग्रेड प्राप्त करने या बाहरी पुरस्कार प्राप्त करने पर केंद्रित होता है। तो सेकंड इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भाई बहन के रिश्ते आपको बताने पहले ऑप्शन है माता पिता साथियों के साथ संबंधों से भिन्न होते हैं और बाल्यावस्था में सामाजिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सेकंड है माता पिता और साथियों के साथ संबंधों में समान है, जबकि समान है और बाल्यावस्था में सामाजिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। थर्ड है केवल प्रारंभिक बाल्यावस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लास्ट है कि सामाजिकरण में अधिक भूमिका नहीं है। तो भाई बहन के रिश्ते की विशेषता आपको बताना है, तो राइट आंसर इसका फर्स्ट ही हो जाएगा। माता पिता और साथियों के साथ संबंधों से भिन्न होते हैं और बाल्यावस्था में सामाजिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कथन कारक से संबंधित है। सबसे पहले हम सब कथन को पढ़ते हैं। बच्चों के बीच विकासात्मक दरों में काफ़ी भिन्नताएं मौजूद होती हैं। अब कारण आ रहे हैं, विकासात्मक अंतर आनुवांशिक और अनुभवात्मक विविधताओं की जटिल अंतःक्रिया का एक अनिवार्य परिणाम है। तो ऑप्शन इसमें देखते हैं कौन से ऑप्शन सही हो सकते हैं। पहला ऑप्शन है ए सही है परंतु आर गलत है। सेकंड ऑप्शन है ए और आर दोनों सही हैं, आर एक ही सही व्याख्या नहीं है। थर्ड ऑप्शन है ए और आर दोनों गलत है। लास्ट ऑप्शन है ए और आर दोनों सही है तथा आर एक ही सही व्याख्या है। तो राइट आंसर इसमें हो जाएगा फोर्थ ही, ए और आर दोनों सही है, आर जो है एक ही सही व्याख्या भी कर रहा है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित कथन में से विकास के किस सिद्धांत को दर्शाया गया है। पहला कुछ कथन है, पढ़ते हैं उसको हम। जो बच्चे अपने शुरुआती वर्षों में भाषा सीखने के लिए अनुकूल वातावरण से वंचित रहते हैं, उन्हें बाद के जीवन में भाषा चुनने में थोड़ी कठिनाई होती है। पहला ऑप्शन है, एक मिनट, हाँ पहला ऑप्शन है भाषा का विकास पूरी तरह अनुवांशिक पर निर्भर होता है। क्या दोस्तों, जो भाषा का विकास होता है वह सिर्फ अनुवांशिक के कारण होता है। सेकंड ऑप्शन है भाषा और अनुभूति जटिल रूप से परस्पर संबंधित है। थर्ड है विकास अव्यवस्थित और अप्रत्याशित होता है। या फिर फोर्थ है दोस्तों भाषा के विकास का एक संवेदनशील काल होता है। तो ऑप्शन ये फोर्थ ही सही होगा। जो इसमें भाषा का जो बच्चे का भाषा का विकास होता है दोस्तों, उसका एक संवेदनशील काल होता है। तो ऑप्शन फोर्थ इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। वह विद्यार्थी जो पठन वैकल्य से जूझ रहे हैं को पढ़ाना सिखाया जा सकता है। किससे जूझ रहे हैं दोस्तों? पठन वैकल्य से, मतलब उसको पढ़ने से समस्या हो रही है। इसको इंग्लिश में कहते हैं डिसलेक्सिया, आप जानते रहिए। इसे आप कैसे दूर कर सकते हैं, आप थोड़ा सा पहले इसके बारे में जान लीजिए। यह एक प्रकार से बीमारी नहीं है कि आप इसे बीमारी बोल सकते हैं कि उसके पास बीमारी हुआ है। यह एक विकार होता है और विकार कुछ समय बाद सही हो जाता है। इसको आपको, कोई बच्चा है जो पढ़ने में असमर्थ है, पढ़ नहीं पा रहा है, पढ़ता है भूल जाता है, उसको दूर करने के लिए आप उसे कैसे पढ़ाएंगे या फिर उस बच्चे को आप किस तरीके से पढ़ाएंगे? पहला ऑप्शन है उन्हें कई विकर्षणों में अध्ययन करने के लिए प्रोत्साहित करके। सेकंड है उच्च ग्रेड स्तर के पठन ग्रंथ प्रदान करके। थर्ड है सुधारात्मक पठन सुनिश्चित करने के लिए सख्त दंड के उपयोग के माध्यम से। लास्ट है प्रणालीगत ध्वन्यात्मक प्रशिक्षण के माध्यम से। तो राइट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ ही सही होगा दोस्तों। प्रणालीगत ध्वन्यात्मक प्रशिक्षण के माध्यम से ही उसे हम पढ़ा सकते हैं। अगले क्वेश्चन में पढ़ते हैं। बोध आधारित शिक्षण का अंतर्निहित सिद्धांत यह विश्वास है कि, पहला ऑप्शन है शिक्षार्थियों की क्षमताओं और आवश्यकताएं विविध हैं, जिन्हें मानक निर्देशों पर ध्यान केंद्रित किए बिना
पूरा नहीं किया जा सकता। सेकंड है शिक्षार्थी निष्क्रिय प्राप्त करता है और शिक्षक के पास सही ज्ञान है। थर्ड है ऐसा कहने के लिए एक सुविधाजनक वातावरण प्रदान किए जाने पर शिक्षार्थी ज्ञान का निर्माण कर सकते हैं। लास्ट है शिक्षार्थी कम जानते हैं और शिक्षण में विद्यार्थियों के लिए तथ्यों का प्रसारण शामिल है। तो जो कि इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड सही है। जिसमें बात करें बोध आधारित शिक्षण की बात करें, किसकी बात करें? बोध आधारित शिक्षण का अंतर्निहित सिद्धांत यह विश्वास है कि क्या ऐसा कहने के लिए एक सुविधाजनक वातावरण प्रदान किए जाने पर शिक्षार्थी ज्ञान का निर्माण कर सकते हैं। कहने का तात्पर्य जब बालक को एक सुविधाजनक वातावरण मिलेगा तभी बच्चा एक अच्छा रिजल्ट दे पाएगा। ऐसा नहीं कि आप बालक को ऐसी जगह रख दें जहाँ पे पढ़ने का माहौल ही ना हो, उसे उच्च वातावरण या फिर सही वातावरण उसके अनुसार वातावरण नहीं मिल पाएगा तो बच्चा नहीं उसमें अच्छा कर पाएगा। तो वही कह रहे हैं कि जब उसे सही वातावरण सुविधाजनक वातावरण मिलेगा तो विद्यार्थी अच्छी ज्ञान का निर्माण कर सकता है। तो थर्ड इज करेक्ट आंसर। सेकंड ऑप्शन देखिए दोस्तों कि एकदम गलत आंसर होगा इस प्रकार से कि कह रहे हैं शिक्षार्थी निष्क्रिय प्राप्तकर्ता होते हैं, जो सब होता है शिक्षक ही होते हैं। तो शिक्षक का जहाँ भी बड़ाई किया जाए वह ऑप्शन आपका गलत ही होगा। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं दोस्तों। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ ही जरूर शेयर करिए। जैसा कि आप सबके लिए हम सब सीटेट के जितने सब्जेक्ट हैं सभी सब्जेक्ट की थ्योरी क्लासें उपलब्ध करा रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रहे हैं दोस्तों, नए क्वेश्चन जो आपके आने की संभावना है उसको भी सॉल्व करा रहे हैं। तो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों यस फॉर स्टडी बहुत ही महत्वपूर्ण चैनल है। आप खुद भी सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर सब्सक्राइब करिए। और साथ में साथ हम आप सबके लिए दोस्तों जो क्लासें कराते हैं उसके PDF भी और क्वेश्चन भी, जो अगर आप सीटेट के क्वेश्चन को करना चाहते हैं तो उसके लिए आप अगर यस फॉर स्टडी @YesForStudy1 टाइप करेंगे तो आपको ग्रुप मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप क्वेश्चन को भी कर सकते हैं। तो दोस्तों चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करिए ताकि हम आप सबके लिए और बेहतरीन क्लास को उपलब्ध करा सकें। चलिए हम सब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जटिल समस्याओं से जूझ रहे अमन की समस्या समाधान कौशल विकसित करने में एक शिक्षक किस प्रकार मदद कर सकता है? किससे जूझ रहा है दोस्तों? जटिल समस्याओं से जूझ रहा है। अब हमको समस्या समाधान कौशल को विकसित करना है, वो अब समस्याएं समाधान कर सके उसका। तो हमको क्या कहना चाहिए? पहला ऑप्शन है उसे मंथन करने और विचार उत्पन्न करने के लिए प्रोत्साहित करें। सेकंड है उससे कहकर कि वह समस्या सुलझाना छोड़ दें। थर्ड है उसे प्रयोग करने और जोखिम लेने से हतोत्साहित करके, या फिर लास्ट है उसे उत्तर प्रदान करके। अब देखिए, आप अगर कोई बच्चा कोई चीज़ नहीं सीख रहा है तो आप उसे ऐसा कह देंगे अब तुमसे नहीं होगा तुम मत सीखो, आप ऐसा नहीं कर सकते। कह रहे सुलझाना छोड़ दो तो ऑप्शन सेकंड होगा नहीं, हतोत्साहित करके होता है। कह रहे हैं कि अगर यही प्रोत्साहित होता तो सही भी हो सकता था, लेकिन इसमें जोखिम लेने से हतोत्साहित करें ऐसा नहीं दोस्तों। आप उसे किसी बच्चों को हतोत्साहित नहीं करना है, आपको प्रोत्साहित करना है। तो हतोत्साहित आपका नेगेटिव पॉइंट है, प्रोत्साहित आपका पॉजिटिव पॉइंट है, यह भी आपका गलत हो जाएगा। उसे उत्तर प्रदान करके, क्या आप उसे उत्तर दे देंगे? बच्चा नहीं लगा पा रहा है, उसे आंसर ही बता देंगे इसका आंसर यह है, बच्चा जाओ हो गया तुम्हारा, ऐसा नहीं कर सकते हैं। राइट इसमें फर्स्ट हो जाएगा, उसे मंथन करने विचार उत्पन्न करने के लिए प्रोत्साहित करके। तो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। माध्यमिक कक्षाओं में अधिगम के लिए एक अनुकूल कक्षा का वातावरण खाली जगह पर केंद्रित होता है। किसमें दोस्तों? माध्यमिक कक्षाओं में अधिगम के लिए एक अनुकूल कक्षा का वातावरण किस पे केंद्रित होता है? पहला ऑप्शन है सजा और सर्वनिकी के डर पर। सेकंड ऑप्शन है सहकारी अधिगम। थर्ड ऑप्शन है प्रतिस्पर्धी लोकाचार। लास्ट है अनुबंधन और पुनर्बलन। तो करेक्ट आंसर जिसमें हो जाएगा सहकारी अधिगम पर केंद्रित होता है। तो ऑप्शन सेकंड इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन चलते हैं। ले बैगोस्की का मानना था कि विकास, पहला ऑप्शन है प्रकृति में असंतुलित है। सेकंड है अनुवांशिक प्रोग्रामिंग का खुलासा है। थर्ड है सीधे परिपक्वता के परिणाम से होता है, या फिर लास्ट है सीधे सामाजिक संपर्क के परिणाम से होता है। तो इसमें जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन सही है, सीधे सामाजिक संपर्क के परिणाम से होता है। जो ले बैगोस्की का मानना था जो बच्चे का विकास होता है तो वह समाज के अनुसार होता है। समाज में जाता है बच्चा तो उससे जब इंटरेक्ट करता है तो सीधा उसका विकास होता है। तो वही सीधे सामाजिक संपर्क के परिणाम से ही होता है। कैसा किसका मानना था? ले बैगोस्की का मानना था। जैसे कि आपको पता होगा इन्होंने सामाजिक और संस्कृति पर बहुत विशेष जोर दिया था।
पियाजे के अनुसार आपको बताना है। पियाजे के अनुसार गुणात्मक रूप से 4 विभिन्न अवस्थाएं हैं। जैसे आपको पता होगा कि जो पियाजे थे इन्होंने 4 अवस्थाएं बताई थी। इनकी अवस्थाओं के बाद हम बात कर लेते हैं। पहले करें दुनिया की विभिन्न संस्कृतियों में व्यापक रूप से भिन्न होती हैं। सेकंड है उदाहरण देकर समझाती हैं कि बच्चे में मन लघु वयस्क मन होता है। थर्ड है बच्चों के जेनेटिक कोड पर निर्भर होते हैं। लास्ट है बच्चों के विकास के सार्वभौमिक पैटर्न का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो राइट आंसर इसमें फोर्थ हो जाएगा, बच्चे के विकास के सार्वभौमिक पैटर्नों का प्रतिनिधित्व करते हैं। पियाजे के अनुसार गुणात्मक में 4 विभिन्न अवस्थाएं यही हैं कि बच्चे के विकास के सार्वभौमिक पैटर्नों का प्रतिनिधित्व करती हैं। फोर्थ इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की सीमा है? किसकी बात कर रहे हैं? पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की सीमा है कौन सी? पहला ऑप्शन है संज्ञानात्मक विकास में भाषा की भूमिका पर अत्यधिक बल देता है। सेकंड है वह संज्ञानात्मक विकास में व्यक्तिगत भिन्नताओं को ध्यान में नहीं रखता है। थर्ड है वह संज्ञानात्मक विकास में जैविक कारकों की भूमिका को ध्यान में नहीं रखता है। लास्ट है वह संज्ञानात्मक विकास पर सांस्कृतिक और सामाजिक कारकों के प्रभाव को ध्यान में नहीं रखता है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ सही है, वह संज्ञानात्मक विकास पर सांस्कृतिक और सामाजिक कारकों को प्रभाव को ध्यान में नहीं रखता है। तो ऑप्शन फोर्थ इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कथन कारक से संबंधित है। अब कथन ए है, प्रत्येक वर्ष लता जो कक्षा 7 की शिक्षिका है उनके क्षेत्रों में करियर पर चर्चा करने के लिए एक महिला गणित प्रोफेसर और एक पुरुष नर्स को अपनी कक्षा में आमंत्रित करती है। कारण आ रहा है लैंगिक जेंडर अंतर जन्मजात और समाज के माध्यम से अधिग्रहित नहीं है। इसमें जो बात करें शिक्षिका है प्रत्येक क्षेत्र में करियर पर चर्चा करने के लिए एक महिला और गणित प्रोफेसर को एक पुरुष नर्स को अपनी कक्षा में आमंत्रित कर रही है। यह किस पे इंडिकेट कर रहा है या किस चीज़ की बात कर रहा है इसको आपको बताना है। पहले आपको थोड़ा सा हम बता देते हैं इसकी में जो पूछ रहे हैं क्या करें। कह रहे हैं इसमें जो गणित की बात करें, गणित किस में है? एक मिनट, हाँ, गणित की जो क्षेत्र गणित का प्रोफेसर एक महिला गणित की प्रोफेसर है और एक पुरुष नर्स है। दोस्तों इसमें जो जेंडर रूढ़िवादिता है इसको दूर कर रहा है कि अगर यहीं पर ऐसा कह दिया जाता कि जो नर्स है वह महिला है और जो प्रोफेसर गणित प्रोफेसर है पुरुष है, तो दोस्तों ये जेंडर रूढ़िवादिता की बात हो रही है। लेकिन यहाँ पे जेंडर रूढ़िवादिता को दूर किया जा रहा है। यहाँ पे जो पुरुष नर्स है दोस्तों कौन है? वह पुरुष है और जो महिला है वो क्या है? वह गणित की प्रोफेसर है। इससे क्या होगा? इससे जो लैंगिक रूढ़िवादिता है कि लड़कियों को मैथ नहीं आता, इसको दूर किया जा सकता है। कि आप देखिए आपके पास उदाहरण है कि जो कि एक आदमी है पुरुष है जो कि नर्स है और एक महिला है जो कि गणित की प्रोफेसर है। यह तो ऑप्शन आपका सही है। लेकिन जो सेकंड है कह रहे हैं कि लैंगिक जेंडर अंतर जन्मजात है। क्या दोस्तों जो लैंगिक जेंडर अंतर होता है जन्मजात होता है? ये जेंडर रूढ़िवादिता हम सब करते हैं, जन्मजात नहीं होता है और समाज के माध्यम से अधिग्रहित नहीं है। ये दोस्तों समाज के द्वारा बनाया गया है, कहीं प्रमाणित नहीं है। आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा कि लड़कियों का गणित कमज़ोर होता है लड़कों का तीव्र होता है, ऐसा कहीं नहीं मिलेगा, कहीं प्रमाणित नहीं है। तो दोस्तों यह समाज के द्वारा बनाया गया है, ना कि यह जन्मजात है। तो ऑप्शन सेकंड गलत है। पहला ही ऑप्शन आपका मैच कर गया, ए सही है परंतु आर गलत है। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। एक प्रगतिशील कक्षा में विद्यार्थी कथन है अधिक प्रश्न नहीं पूछते हैं। सेकंड है शिक्षक से प्रश्न पूछते हैं। थर्ड है एक दूसरे से प्रश्न पूछते हैं। लास्ट है स्वयं से प्रश्न पूछते हैं। प्रगतिशील कक्षा में विद्यार्थी क्या करते हैं आपको बताना है। पहला ऑप्शन है बी डी सही है, सेकंड ऑप्शन है बी सी सही है, थर्ड ऑप्शन है बी सी डी सही है, लास्ट ऑप्शन है ए सही है। तो इसमें करेक्ट आंसर थर्ड हो जाएगा। इसमें बी सही है, सी सही है और डी सही है। एक जो कि गलत है, प्रश्न नहीं पूछते हैं। जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं वो प्रश्न ज़्यादा से ज़्यादा पूछते हैं दोस्तों। तो इसमें थर्ड ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है पुल्लिंग या स्त्रीलिंग होने से जुड़ी अपेक्षाओं को खाली जगहें कहा जाता है और इन्हें खाली जगह सीखा जाता है। पहला ऑप्शन है जेंडर भूमिकाएं बाल्यावस्था की सभी अवस्थाओं से लेकर वयस्कता में भी। सेकंड है जेंडर स्थिरता प्रारंभ में किशोरावस्था के दौरान। थर्ड है जेंडर रूढ़िवादिता केवल
मध्य बाल्यावस्था के दौरान, लास्ट है जेंडर पूर्वाग्रह मुख्य रूप से प्रारंभिक बाल्यावस्था के दौरान। अब इसमें करेक्ट आंसर इसमें आपका फर्स्ट हो जाएगा, जेंडर भूमिकाएं बाल्यावस्था की सभी अवस्थाओं से लेकर व्यस्तता में भी हैं। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, बुद्धि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण शिक्षार्थियों के बीच विविधता के सम्मानपूर्ण विचार का समर्थन करता है? तो पहला ऑप्शन है बुद्धि वातावरणीय कारकों से प्रभावित नहीं होती है। सेकंड है बुद्धि आनुवांशिक कारकों से प्रभावित नहीं होती है। थर्ड ऑप्शन है बुद्धि को मापने के लिए बुद्धि लब्धि परीक्षण ही एकमात्र साधन है। या फिर लास्ट है बुद्धि बहुआयामी है और समय के साथ बदल सकती है। तो ऑप्शन फोर्थ ही आपका सही होगा। लेकिन फर्स्ट जो कह रहे हैं कि वातावरण कारकों से प्रभावित नहीं होती, आपको पता होगा बुद्धि जो है पर्यावरण वातावरण कारक से प्रभावित होती है, तो इसमें नहीं कह रहे हैं तो यह गलत हो जाएगा। सेकंड है बुद्धि आनुवांशिक से प्रभावित नहीं होती, अनुवांशिकता से भी दोस्तों बुद्धि प्रभावित होती है। तो जो बालक का विकास पर प्रभाव पड़ता है वो पर्यावरण या अनुवांशिकता दोनों से पड़ता है। अगर ऑप्शन में सिर्फ एक दिया है तो ऑप्शन आपका नहीं सही होगा, जहाँ पे दिया रहेगा दोनों दिया रहेगा, पर्यावरण अनुवांशिकता दोनों से प्रभाव पड़ता है, तो वही आपका राइट आंसर होगा। अगर कहीं कहीं सामाजिक दिया है तब भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन करें बुद्धि को नापने के लिए बुद्धि लब्धि परीक्षण तो है, लेकिन क्या एकमात्र यही सिर्फ है दोस्तों? यह नहीं। राइट आंसर हो बुद्धि बहुआयामी होती है, समय के साथ यह बदल सकती है। जैसे कोई बच्चा है किसी चीज़ में बहुत निपुण है, मान लीजिए कोई बच्चा मैथ बहुत बढ़िया लगा रहा है, उसकी गणितीय बुद्धि बहुत तीव्र है, आगे चल के वो बच्चा चित्रकार भी बन जाता है या फिर डांस करने लगता है, तो फिर उसकी चीज़ जो है उसकी बुद्धि बदल जाएगी ना। तो यही होता है कि बुद्धि समय के साथ बदल सकती है। ऑप्शन फोर्थ इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसी ने सामान्य बुद्धि की अवधारणा की आलोचना की और बुद्धि का एक वैकल्पिक सिद्धांत प्रस्तावित किया? ऑप्शन है जीन पियाजे, सेकंड है हार्वर्ड गार्डनर, थर्ड है लेव वाइगोत्स्की, लास्ट है चार्ल्स स्पीयरमैन। तो इसमें जो कि करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन इसमें सेकंड सही है, हार्वर्ड गार्डनर ने। हार्वर्ड गार्डनर ने बुद्धि के कई सिद्धांत बताए थे, इसमें 8 इनके 11 बुद्धि के सिद्धांत प्रमुख हैं, प्रकार के और थे लेकिन जो 11 हैं वो प्रमुख थे। इन्होंने बुद्धि के बहुबुद्धि सिद्धांत इन्हीं ने दिया है। बहुबुद्धि का सिद्धांत पूछे किसने दिया था, आप जानते रहे हार्वर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था। अगला क्वेश्चन है लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के आलोचना कार्ल गिलगन ने के द्वारा किया गया है। आप जानते हैं जो लॉरेंस कोहलबर्ग सिद्धांत है इसकी आलोचना किया था क्यों? कार्ल गिलगन ने किया था। इस आलोचना क्यों किया था पहले आपको हम यह बता देते हैं, क्योंकि इन्होंने कहानी जो बनाई थी, जो प्रमुख कहानी थी हिंज की कहानी इनकी टोटल 11 कहानियाँ थी। 11 कहानियों में जो सबसे प्रमुख कहानी थी वह इनकी हिंज की कहानी थी। इन्होंने जो प्रयोग किया था सिर्फ किस पे किया था? सिर्फ पुरुषों पे किया था, बच्चों पे किया था। इसमें महिलाओं का इसमें शामिल नहीं किया गया था। इन्होंने इसीलिए इसका विरोध किया कि जो महिलाओं की सोचने की क्षमता होती है, जो पुरुष की सोचने की क्षमता होती है, अलग अलग होती है। किसी क्षेत्र में महिलाएं बहुत दयालु हो जाती हैं और किसी क्षेत्र में पुरुष बहुत दयालु हो जाते हैं। इसलिए हो सकता है कि जहाँ हिंज की जो कहानी है वहाँ पर जहाँ पे हिंज थोड़ा कड़ा फैसला ले लेता है, चोरी कर लेता है, और वहाँ पे महिलाएं जो होती हैं उनका अलग फैसला हो सकता था। तो दोस्तों इसीलिए इन्होंने इनका विरोध किया कि इस प्रयोग में महिलाओं को भी शामिल करना चाहिए था, जो कि इसका रिजल्ट अलग आता, इसीलिए इसकी आलोचना किया था। हिंज की कहानी आपको पता होगा कि उसकी हिंज की वाइफ बहुत बीमार थी, उसकी दवा के लिए एक दवा चाहिए थी, जो कि उस वहाँ के एक वैज्ञानिक ने खोजा था, अपनी पूरी मेहनत लगा के उसे खोजा था। वो सोचा था कि स्वयं बेच के बहुत पैसा कमाएंगे, लेकिन जब हिंज की वाइफ की तबीयत खराब होती है, डॉक्टर ने कहा कि आपकी पत्नी की जान बच सकती है अगर वह दवाई मिल जाए तो हिंज गया, वह दवाई मांगने लगा, दवा नहीं दिया तो पैसा बोला कि हमको इतना पैसा चाहिए क्योंकि हमने पूरा अपना मेहनत इसमें लगा दिया। तो हिंज जो है दुविधा में पड़ जाता है, नैतिक दुविधा में पड़ जाता है कि अब हमको क्या कहना चाहिए, या फिर हम अपने वाइफ को मरने दें या फिर दवा हम चोरी कर लें। तो लास्ट में हिंज जो है दवा को चोरी करता है और दवा चोरी करके वह जेल चला जाता है। यही होता है कि आदमी नैतिक तर्कड़ा कैसे करता है, नैतिक दुविधा में कैसे फंसता है, यही सब बात इसमें कहा गया है। नैतिक जो कोहलबर्ग हैं यही सब सिद्धांत दिए हैं नैतिक के बारे में, नैतिकता का सिद्धांत। तो इसमें हम ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है नैतिक तर्क में लैंगिक भिन्नताओं की अपेक्षा करने के लिए की गई है, या फिर सेकंड है विश्लेषण के मात्रात्मक
तरीकों को लागू नहीं करने के लिए की गई है। थर्ड है नैतिक विकास का एक सरल सिद्धांत प्रस्तुत करने के लिए की गई है। लास्ट है वास्तविक जीवन की स्थितियों के माध्यम से तथ्यों को एकत्रित करने के लिए की गई है। तो राइट आंसर इसमें हो जाएगा फर्स्ट ही। आपको बताया कि इसमें जो लैंगिक विभिन्नता है उसको उसी की बात किया गया है, इसीलिए इसकी आलोचना की गई थी। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को अधिसंज्ञानात्मक कौशल विकसित करने में मदद करना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति सबसे प्रभावी होगी? पहला ऑप्शन है विद्यार्थियों को अप्रेरित करने के लिए लगातार ग्रेड और प्रतिपुष्टि प्रदान करना। सेकंड है विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने के लिए वे स्वयं अपने अधिगम पर चिंतन करें, अपनी प्रगति का मूल्यांकन करें। लास्ट थर्ड है विद्यार्थियों को याद करने के लिए पाठ सौंपना और उन्हें पाठ्य पुस्तक से जानकारी दोहराने के लिए प्रोत्साहित करना। फिर लास्ट है विद्यार्थियों के सभी सीखने के कार्यों के लिए विस्तृत निर्देशात्मक निर्देश प्रदान करना। तो राइट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन थर्ड सही है। विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने के स्वयं अपने अधिगम पर चिंतन करें, अपनी प्रगति का मूल्यांकन करें। तो थर्ड इज करेक्ट आंसर, सेकंड इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कथन कारक से संबंधित है। कथन ए है शिक्षकों को संकल्पना को मजबूत करने के लिए विद्यार्थियों को अपने स्वयं के संकल्पना के उदाहरणों और गैर उदाहरणों की पहचान करने के लिए कहना चाहिए। कारण आ रहे उदाहरणों के बारे में सोचने से संकल्पना को मजबूत किया जाता है, जबकि गैर उदाहरण विद्यार्थियों को भ्रमित करते हैं। एग्जाम्पल हम समझते हैं, पहला जो एग्जाम्पल हम ऑप्शन देखते हैं। पहला है ए सही है परंतु आर गलत है। सेकंड है ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। थर्ड ऑप्शन है ए और आर दोनों गलत हैं। लास्ट ऑप्शन है ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या भी है। तो राइट आंसर इसमें फर्स्ट हो जाएगा, ए सही है, आर इसमें गलत है। फर्स्ट इज राइट आंसर। आज के हम सब लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अधिगम के सामान्य सिद्धांत बताते हैं कि विद्यार्थी बेहतर रूप से सीखते हैं यदि शिक्षक, पहला ऑप्शन है, पहले अवधारणा को उसके प्रतीकात्मक रूप में प्रस्तुत करें और फिर उसके भौतिक रूप पर आएँ। सेकंड है, पहले उस पर चर्चा करें जिसके बारे में विद्यार्थी को नहीं पता है और फिर उस पर आएँ जो विद्यार्थी पहले से जानते हैं। थर्ड है, पहले अवधारणा का संपूर्ण रूप से परिचय दें और फिर उसकी बारीकियों पर आएँ। लास्ट है, पहले तर्क और कारण के संदर्भ में अवधारणाओं पर चर्चा करें, फिर विचारों को सत्यापित करने का अवसर दें। तो राइट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड सही है। पहले अवधारणा का संपूर्ण रूप से परिचय दें और फिर उसकी बारीकियों पर आएँ। ऑप्शन थर्ड इज राइट आंसर। यहाँ पे आज हम सब 30 क्वेश्चन को कवर किए, जो कि आपका 20 अगस्त 2023 में जो आपका सीटेट का एग्ज़ाम हुआ था, इसी दिन पूछा गया था पेपर। यह पेपर आपका पेपर 2 है, जिसमें हम सब CDP के 30 क्वेश्चन को कवर किए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करिए ताकि और लोगों की मदद हो सके। दोस्तों आप सब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। इसी के साथ ये क्लास हम समाप्त करते हैं। आपसे फिर एक नई वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।